स्टार्ट हो गया. हेलो एवरीवन, आई एम मनमोहन and I am going to inform you about some important aspects of Indian Constitution. And today the video is creating on a special topic, that is state, and state in terms of the fundamental right. फंडामेंटल राइट के सेंस में स्टेट कैसे कैसे एक्ट करता है और किसको स्टेट माना जाएगा. ठीक है, इसी पर आज का वीडियो है. तो स्टार्ट करते हैं. तो फिर से एक बार वही वार्निंग कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन से भरा हुआ अगर आप वीडियो देखते हैं तो वह केवल देखिए नहीं, कॉपी पेन ले करके और प्रॉपर उसमें राइट डाउन कीजिए, एक नोट्स बनाते चलिए. ठीक है, ये आपके जुडिशियरी, एपीओ एंड सर्टेन अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है. यह आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक चलेगा. ठीक है, तो 12 से लेकर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स है. इसके बैकग्राउंड्स क्या है? फंडामेंटल राइट, मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो इसमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन बताया गया है कि यह क्या है, सर्टेन इनवायलेबल राइट्स, यानी इसका वायलेशन आप नहीं कर सकते. इवन स्टेट को भी परमिशन नहीं दिया गया है कि इनका वायलेशन किया जाए. अगर आपके कोई लीगल राइट है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसका वायलेशन स्टेट कर सकती है, बिकॉज स्टेट इज सोवरेन. सोवरेन यानी कुछ ऐसे फंक्शंस करती है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, और पब्लिक वेलफेयर की आड़ में वह वायलेट कर सकती है. तो लेकिन फंडामेंटल राइट एक ऐसा राइट है जो स्टेट भी वायलेट नहीं कर सकती है. तो क्या है? इन violable rights which are essential to protect rights and liberties of the people against the encroachment by the state. ठीक है, ये राइट्स जो है वह फंडामेंटल है. क्यों फंडामेंटल है? बिकॉज दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर अटेनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अटेनमेंट ऑफ सर्टेन बेसिक लिबर्टीज एंड फ्रीडम इन ऑर्डर टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. लाइफ कैसा होना चाहिए? डिग्निफाइड. सबसे पहले मेनका गांधी के केस में कहा गया कि केवल लाइफ नहीं, डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए. ठीक है, उस पर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे. इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यू cherished by the people of India and they protect the dignity of an individual. ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करते चलेंगे. द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट कंडीशंस इन विच एवरी ह्यूमन बीइंग कैन डेवलप हिज पर्सनालिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट. ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आपको कुछ बेसिक राइट्स नहीं दिए गए, बोलने की आज़ादी नहीं दी गई, घूमने की आज़ादी नहीं दी गई, व्यापार की आज़ादी नहीं दी गई, तो फिर आपका एक डेमोक्रेटिक राइट में रहना बेमानी हो जाएगा. तो ये सारे राइट्स क्या हैं? ऑल आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल राइट्स. इसलिए फंडामेंटल राइट क्या है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया नहीं है. बीइंग ह्यूमन, ये हमें इनहेरेंट मिला हुआ है. ये केवल प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. आगे बढ़ते हैं. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो कुछ स्लाइड ऐसे दिए गए हैं जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स के ओरिजिन के बारे में, सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टे के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था इंग्लैंड में. इंग्लैंड का जो लॉ है उसमें सबसे पहले राजा ने कुछ अधिकार दिए थे आम जनता को, जिसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई 1215 AD. ठीक है, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में, जो न्यू वर्ल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इन सब में, तो वहाँ फंडामेंटल राइट को अलग अलग नाम से इंट्रोड्यूस किया गया. जैसे सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट के रूप में अडॉप्ट किया गया, और फ्रांस में डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, इस रूप में इसको इंक्लूड किया गया. द पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गारंटिंग द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या पर्पस है? तो पर्पस यही है कि टू प्रिजर्व सर्टेन राइट्स एंड लिबर्टीज एंड अफोर्ड देम प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग इनक्रोच्ड अपॉन. दिस विल हेल्प टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट
ऑफ लॉ एंड नॉट गवर्नमेंट ऑफ मैन। यानी यह एस्टैब्लिश करता है, ये कानून का राज्य है ना, गवर्नमेंट ऑफ लॉ बट नॉट गवर्नमेंट ऑफ मैन। अगर गवर्नमेंट ऑफ मैन हो जाए, जैसे आपने देखा जर्मनी में जैसे इटली में मुसोलिनी का, जर्मनी में हिटलर का, ये आर्बिट्रेटर्स थे, सॉरी ये आर्बिट्रेरी फंक्शन यूज कर रहे थे, इसलिए इनके आर्बिट्रेरीनेस से बचने के लिए फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अगले स्लाइड में आते हैं। ठीक है, अब अगला स्लाइड है जिसमें कहता है कि एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन आर कन्फर्म्ड हैज कन्फर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गिवन देम प्रोटेक्शन। इंडिविजुअल्स पोजेज सर्टेन बेसिक ह्यूमन राइट्स independently of the constitution by reason of fact that they are human। यानी ये ह्यूमन है, इंसान है, इसलिए उनको सर्टेन ह्यूमन बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, जो उनकी आज़ादी के लिए, आज़ादी से बोलने, आज़ादी से घूमने, आज़ादी से कोई भी व्यापार करने, आज़ादी से कहीं बसने, ये सारा अधिकार प्रदान करता है। ये एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको बताया गया था। ठीक है, और अगला है कि सिद्धाराम लिंगप्पा मेहत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 का केस है। इस केस पर भी फोकस कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट बेसिक वैल्यूज इनरीच्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। यानी स्टेट के द्वारा जो ह्यूमन राइट्स को जो इन्फ्रिंज किया जाता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको प्रॉपर कोडिफाई किया गया है, प्रॉपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। द ऑब्जेक्ट इज टू इंश्योर इनवायलेबिलिटी ऑफ सर्टेन एसेंशियल राइट्स अगेंस्ट पॉलिटिकल विसिसिटर्स। ठीक है, तो ये सीधाराम के केस में ये कहा गया। अब यहाँ तक तो बात हम लोग ये जाने कि फंडामेंटल राइट का एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये अपने आप में एक फुल क्वेश्चन है। इस पर 2-3 चीज़ें और भी होंगी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में चूंकि स्टेट को डिफाइन किया जा रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा समझा जाए। तो हमने प्रयास किया ये समझाने के लिए कि फंडामेंटल राइट्स आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं। तो टोटल 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स, पहले 7 तरह के थे, एक को 44th अमेंडमेंट से 44th 1978 से इसको अलग कर दिया गया। कौन? तो राइट टू प्रॉपर्टी को अलग कर दिया गया। अब उसे कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 300A में रखा गया। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को अलग कर दिया गया है। अब 6 राइट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये टोटल 6 तरह के फंडामेंटल राइट आपको 12 से 35 तक में मिलेंगे। आज जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए ये वीडियो शूट हो रहा है, तो यह टॉपिक कौन सा है? स्टेट। ठीक है, और स्टेट क्यों? इसलिए कि जो भी फंडामेंटल राइट है, आपको कोई लीगल राइट मिलता है। अगर सपोज कीजिए कि आपको प्रॉपर्टी का राइट है कि आप अपने प्रॉपर्टी को बिना किसी बाधा के अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, और उसमें कोई बाधा डालता है, जैसे कि चोरी कर लिया, छीन लिया आपका प्रॉपर्टी, तो आपके पास क्या राइट है? तो चूंकि इंडिविजुअल ने आपके इस राइट को इन्फ्रिंज किया है, इसलिए आपके पास आईपीसी में, बीएनएस में जाने का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को छीन ले, स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को छीन ले, तो क्या करेंगे? अगर कोई आम आदमी आपको किडनैप कर ले रहा है, किसी जगह कन्फाइन कर दे रहा है, तो आप किडनैपिंग का केस कर रहे हैं, अबडक्शन का केस कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टेट आपको कन्फाइंड कर दे, तो आपके पास क्या उपाय है? स्टेट मतलब कि पुलिस आपको कन्फाइंड कर दे, तो क्या आपके पास राइट है? तो आपके पास है फंडामेंटल राइट, आपके पास है सुप्रीम कोर्ट,
जहां पर आप जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, यानी आपको जो मिला है फंडामेंटल राइट वह आम आदमी के अगेंस्ट नहीं मिला है। किसके अगेंस्ट मिला है? स्टेट के अगेंस्ट, बिकॉज स्टेट हैज द सुप्रीम पावर और सुप्रीम अथॉरिटी के अगेंस्ट। और पर्पस क्या है? पर्पस है कि आप गवर्नमेंट ऑफ लॉ बनाना चाहते, गवर्नमेंट ऑफ मैन नहीं बनाना चाहते। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पर्पस है कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ बनाया जाए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट, आर्टिकल 12। ये समझ गए कि स्टेट क्यों डिफाइन करना जरूरी है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 में ये बात दिया हुआ है, और इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वह क्या है कि कौन कौन से स्टेट हैं। ये चारों स्टेट की कैटेगरी में आता है। कौन स्टेट है? तो नॉर्मल भी आप समझ सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, ये सब क्या है? स्टेट है। दूसरा, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ ईच स्टेट, तो स्टेट का जो एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है वो भी एक स्टेट है। तीसरा कहता है कि ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, कोई भी लोकल बॉडी है जैसे कि पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, ये सारा भी क्या है? स्टेट के कैटेगरी में आता है। ऑल लोकल एंड और अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो है अदर अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। अदर अथॉरिटी में क्या आएगा? ऑल लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, तो उसमें तो आप पंचायती राज समझ सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को समझ सकते हैं। लेकिन अदर अथॉरिटी क्या है? तो अदर अथॉरिटी में हम लोगों ने पहले लोकल अथॉरिटी देख लेते हैं। लोकल अथॉरिटी में क्या है कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज काउंसिल एक्सेट्रा, ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट्स, ये सब क्या है? ये सब अदर अथॉरिटी में आएगा। सॉरी, ये सब लोकल अथॉरिटी में आएगा। अदर अथॉरिटी जब हम लोग बात करेंगे तो उसको डिफाइन किया गया है ऐसे डिफरेंट केसेस में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि बिना केस लॉ के आपका गुजारा नहीं। इवन आप मेंस में अगर पेपर नहीं भी लेते हैं तब भी प्री में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिना केस लॉ के वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपके बस की बात नहीं है। तो केस लॉ से भागना नहीं है और केस लॉ को बहुत इंजॉय करके पढ़ना है। पहला केस है अदर अथॉरिटी पर, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। एकदम क्लियर कट बताया गया, शुरू में सीधी सीधी बात होती है। सीधी सीधी बात क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने बताया कि अदर अथॉरिटी में क्या है? कुड ओनली बी इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इजस्डम जनरस। इजस्डम जनरस का मतलब होता है लाइकवाइज, लाइकवाइज। ठीक है, सेम, सेम काइंड, सेम नेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ऊपर का जो 3 पॉइंट है यहाँ जो आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकल अथॉरिटी, ये तीनों को ही फॉलो करेगा चौथा। यानी चौथे में भी क्या होना चाहिए? इसमें भी होना चाहिए सोवरेंटी, सोवरेन होना चाहिए। ठीक है, सोवरेन होना चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट वाला इसमें फीलिंग आना चाहिए, तभी यह अदर अथॉरिटी में आएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ही वो बॉडी है जिसके पास पावर है कि वो इन्फ्रिंज कर सके। भय जो है आपका किससे है? गवर्नमेंट से ही है, स्टेट से ही है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में कहा गया इजस्डम जनरेस, यानी ऊपर के तीनों की तरह लाइकवाइज अदर अथॉरिटी भी इसी तरह का बॉडी होगा। और इसलिए यूनिवर्सिटी जो मद्रास यूनिवर्सिटी था वह, उसको कहा गया कि नहीं, यूनिवर्सिटी जो होगा वह स्टेट के कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट वाला कोई फीलिंग नहीं है, उसमें सोवरेंटी वाला कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा। ठीक है, और इसी के बाद एक और केस आया इस चीज को हटाने के लिए, उज्जम बाई, सुप्रीम कोर्ट का केस है, उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1961 का केस है। और इस केस में इजस्डम जनरस के प्रिंसिपल को साइड कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, यूनिवर्सिटी जो है वह स्टेट के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टेट है।
अब इस विवाद को और आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल EIR 1967। इस केस में क्या हुआ, इसमें इसमें हेल्ड किया गया कि अदर अथॉरिटी is a wide enough to include all authorities created by the constitution or statute। अब यहाँ क्या किया गया, यहाँ कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेच्यूट के द्वारा क्रिएट किया गया है, चाहे उसमें सोवरेंटी हो या ना हो, चाहे उसमें गवर्नमेंट की फीलिंग हो ना हो, अगर कोई स्टेच्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है या अगर कोई वह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो स्टेट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसी के पास सुपर पावर है और वो इन्फ्रिंज कर सकता है। ठीक है, ऑन हुम द पावर इज कन्फर्ड बाय लॉ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अथॉरिटी मस्ट बी इंगेज इन परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन। जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन को ही परफॉर्म करे। अगला केस है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इसमें LIC को स्टेट का दर्जा दिया गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें कहा गया कि if the function of the corporation are of public importance and closely related to government function, then it should be created an agency or instrumentality of government। इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट का यह इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसी एजेंसी जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रही है, भले ही वो गवर्नमेंट नहीं है, भले ही वह किसी स्टैट्यूट के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं है, तब भी वह क्या हो जाएगा, स्टेट आ जाएगा। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इसके बाद अगला केस है इन रमन्ना दयाराम सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1979 का केस है, सब सीक्वेंस में है, अब ध्यान दीजिएगा। 1979 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसमें सुखदेव सिंह केस को फॉलो किया एंड द कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ बॉडी ऑफ एन एजेंसी इज इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट। कोई एजेंसी, कोई बॉडी स्टेट की एजेंसी है या नहीं, गवर्नमेंट की एजेंसी है या नहीं, गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो फॉलोइंग आर द टेस्ट्स। ये सर्टेन टेस्ट है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसा है, एग्जिस्टेंस कैसा है, फंक्शनल कैरेक्टर कैसा है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द कॉरपोरेशन। ठीक है, पहले वो स्टेट काम कर रही थी, अब वो किसी एजेंसी को दे दी। ठीक है, और इसी में देखा गया कि वेदर द कॉरपोरेशन इंजॉय मोनोपोलीज स्टेटस। और अब जैसे LIC है तो वह इंश्योरेंस में वो उसकी एक मोनोपोली है। ठीक है, तो निश्चित रूप से वह क्या है, गवर्नमेंट की एजेंसी के रूप में काम कर रही है, तो वह भी क्या होगा, स्टेट के दर्जे में आएगा। ठीक है, अब कहा गया द कोर्ट हेल्ड दैट दीज टेस्ट्स आर नॉट इन कंक्लूसिव, दे आर इलस्ट्रेटिव एंड शुड बी यूज्ड विथ ग्रेट केयर एंड कॉशन। ठीक है, यानी हर केस पर वैरी करेगा। एक और केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद का। ठीक है, इस केस में कहा गया, इसमें कहा गया कि अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इज द एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट एंड हेंस स्टेट, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द टेस्ट इज नॉट हाउ a juristic person is created but why it has been brought into existence। ठीक है, जो शुरुआत में हम लोग पढ़े कि पर्पस क्या है, देखा जाएगा कि स्टेट वही है जिसको किसी लॉ के द्वारा, किसी स्टैट्यूट के द्वारा, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के द्वारा क्रिएट किया गया है या नहीं। बाद में कहा गया कि क्या अब क्रिएशन पर नहीं है, बाद में देखा गया कि गवर्नमेंट के एजेंसी के रूप में काम कर रहा है कि नहीं। जिस काम को पहले गवर्नमेंट कर रही थी अब उसने किसी एजेंसी को दे दिया, तो क्या कोई एजेंसी के रूप में काम कर रहा है कि नहीं। अब तीसरा देखा गया कि नहीं, ना तो उसके फॉर्मेशन को देखा जाएगा, ना उसके फंक्शन को देखा जाएगा, देखा जाएगा कि उसका फॉर्मेशन क्यों किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद, इसमें कहा गया कि ये नहीं देखा जाएगा कि कैसे क्रिएट किया गया है, ये देखा जाएगा कि क्यों क्रिएट किया गया। ठीक है, एग्जिस्टेंस में क्यों लाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें आप समझे कि स्टेट क्या है। अब एक क्वेश्चन निकल के आया कि आर्टिकल 12 में क्या जुडिशियरी
स्टेट है? जुडिशियरी स्टेट है कि नहीं? तो जुडिशियरी, अगर एक लाइन आपसे पूछा जाए कि जुडिशियरी स्टेट है कि नहीं, तो जुडिशियरी स्टेट नहीं है। लेकिन इस पर भी डिबेट हुआ। क्या डिबेट हुआ? तो दो केस इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। एक केस है, वह है नरेश, नरेश का केस, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने, द क्वेश्चन वेदर द जुडिशियरी कम्स अंडर द वर्ड स्टेट एंड or not was considered for the first time by Supreme Court in Naresh versus State of Maharashtra। इसमें सीधा कहा गया कि स्टेट जो है वह स्टेट के कैटेगरी में जुडिशियरी नहीं आता है। जुडिशियरी नहीं आता है यानी अगर जुडिशियरी के द्वारा कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है, ऐसा जजमेंट पास किया जाता है जिससे कि किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वह आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियरी के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, ये नरेश के केस में कहा गया। लेकिन AR अंतुले वर्सेस RS नायक में एक नया डायमेंशन इसमें खोला गया। वह क्या था? कहा गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टच्ड दिस क्वेश्चन एंड हेल्ड द कोर्ट कैन नॉट पास एन ऑर्डर और इशू अ डायरेक्शन विच वुड बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है स्टेट के द्वारा या जुडिशियरी के द्वारा, तो वह स्टेट की कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए वह नहीं कर सकता है ऐसा। ठीक है, इट मीन्स अंडर आर्टिकल 12 जुडिशियरी कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस डिड नॉट ओवर रूल नरेश केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नरेश केस को ओवर रूल नहीं किया। इसमें उसने कहा कि सर्टेन केसेस में वह स्टेट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सर्टेन केस में वह स्टेट का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए कभी वह स्टेट है कभी नहीं है। फाइनल कैसे हुआ? तो फाइनल हुआ इन रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। अब इसमें एकदम क्लियर कट बताया गया कि अगर वो कोई जुडिशियल साइड का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो स्टेट नहीं है। जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यानी कोई जजमेंट दे रहा है, कोई ऑर्डर पास कर रहा है, किसी लिटिगेशन में कोई ऑर्डर पास कर रहा है, तो वहाँ पर वो स्टेट नहीं है। लेकिन कहता है कि व्हेन द कोर्ट एक्ट इन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ठीक है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में अगर है तो वहाँ पर क्या होगा? वह स्टेट माना जाएगा। जैसे सपोज कीजिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उनके अंडर में हाई कोर्ट के डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं और कोई ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जो एम्प्लॉयज़ के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो एम्प्लॉयज़ जो है वह इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32, और वहाँ पर रीट ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करते हुए इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जुडिशियरी, तो स्टेट नहीं है। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो स्टेट है। ठीक है, तो आई होप स्टेट को आप ठीक से समझ पाए, और किसी तरह का कोई भी अगर वेग है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका समय के हिसाब से जवाब दिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उसका त्वरित जवाब दिया जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।